हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, आरजीएस CBHU। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 9 का चौथा लेक्चर। आज हम लोग जानेंगे एलिमेंट्री नॉलेज ऑन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मतलब भ्रूण प्रत्यारोपण पर प्रारंभिक ज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे परिचय के साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और क्या स्टेप्स हैं इसके ट्रांसफ़र का, भ्रूण प्रत्यारोपण का कैसे करते हैं, क्या-क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या प्रमुख टूल कह लीजिए जो रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट में जिसका यूज होता है। ये एक तरह से असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये रिप्रोडक्शन को असिस्ट करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है ताकि रिप्रोडक्शन जो है पशुओं में अच्छा से अच्छा या बेहतर हो। तो इस टेक्निक का जो है ज़्यादातर यूज जो होता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए, पशुओं में जो उनका आनुवंशिक के सुधार होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का बहुत वाइडली यूज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में जो है सिंगल जेनेटिकली वैल्यूएबल, अगर कोई एनिमल बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रेशियस है, अकेला है, तो वो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि गाय की बात करें तो साल में एक ही बच्चे देगी वो, तो इसको हम फास्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए, है ना, 8 से 10 12 जितना भी हो सकता है वो हम लोग भ्रूण बनाते हैं, पैदा करते हैं और फिर वो डिफरेंट जानवरों में उसको प्रत्यारोपण करते हैं, उसी स्पेसीज में डिफरेंट गाय में जो है प्रत्यारोपण करके। तो उससे क्या है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा संख्या में जो है हमें अच्छे क्वालिटी की, अच्छे नस्ल की गाय हमें प्राप्त होती है। तो ये जो है ऑप्टिमाइज़ करता है ब्रीडिंग साइकिल्स को, इम्प्रूविंग द हर्ड हेल्थ को भी बढ़ाने में, चूँकि ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब करेंगे तो उससे डिजीज़ ट्रांसमिशन की जो स्प्रेड की संभावना जो है वो कम हो जाती है। और कंजर्विंग द इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कोई स्पीशीज़ अगर लुप्त अवस्था में है, लुप्त होता जा रहा है वो इस धरती से, इस दुनिया से, तो उसको भी बचाया जा सकता है, उसको भी कंजर्व करके रखा जा सकता है, क्योंकि फास्टर मल्टीप्लिकेशन इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है। तो देखते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है क्या है। इसमें होता क्या है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ एम्ब्रियोज। जो होता है एम्ब्रियो हम बनाते हैं, उसके बाद उसमें से हम कलेक्ट करते हैं एम्ब्रियो उस एनिमल से, एंड उस एनिमल को जिससे हम कलेक्ट करते हैं उसको डोनर एनिमल कहा जाता है, मतलब दाता पशु कहा जाता है। और वहाँ से कलेक्ट करके फिर हम रिसिपिएंट जो होता है, रिसिपिएंट एनिमल जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, वह उसको रिसिपिएंट एनिमल कहा जाता है, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कि जो डोनर एनिमल है वहाँ से एम्ब्रियो को लेकर के, जैसे एक गाय तो एक बार में एक ही बच्चे देगी, हम उससे 4, 5 या 10 भ्रूण बना लिए। अब वो सबको कलेक्ट करके दूसरे गायों में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एक साथ 10 बच्चे हमको 1 साल के अंदर आ जाएँगे। तो यही जो प्रोसेस है इसी को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है ये जो है कि जो इसमें क्या होता है कि एनिमल को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। उनकी स्टेट साइकिल हमने पढ़ा है, द सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ स्टेट साइकिल। तो जो पशु हैं, जो डोनर एनिमल हैं या जो रिसिपिएंट है, दोनों का जो साइकिल है सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए। उसी नैरो विंडो में ही ट्रांसफ़र अगर करेंगे तभी जाकर के ये सफलता मिलती है, पशु फिर गाभिन होती है और बच्चे देती है। अगर ये ज़्यादा डिफ़रेंस होगा तो फिर ये असफल हो जाता है प्रोग्राम इस टेक्नोलॉजी को। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे वाल्टर हीप, इन्होंने सबसे पहले 1890 ईस्वी में रैबिट में यानी खरगोश में किया था, सबसे पहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। उसके बाद आगे चल कर के कई पशुओं में हुआ, लेकिन गाय की अगर बात करें तो गाय में सबसे पहले विलेट थे और इनके साथ जो टीम काम कर रही थी उन्होंने 1951 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है सक्सेसफुली जो है गाय में किया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 80 के दशक में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और अभी भी ये चल रहा है, कई इंस्टीट्यूशन में ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ये चल रहा है। इसका जो उद्देश्य होता है टू इम्प्रूव द या इंक्रीज द वेरी फास्ट रैपिडली नंबर्स ऑफ द
एनिमल्स और स्पेशली द सुपीरियर फीमेल्स मतलब कि जिसकी गुणवत्ता अच्छा है, अधिक है, उस फीमेल्स को हम लोग बढ़ाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यही उद्देश्य है। तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पे हो सकता है? इसका भ्रूण प्रत्यारोपण या एम्ब्रियो ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेशन या अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं, कैसे हो सकता है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर फीमेल्स मतलब बहुत तेज़ी से जो है, जो अच्छी क्वालिटी की जो गाय है या जो पशु हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर ब्लड लाइन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनकी ख़ासियत या क्वालिटी बहुत रेयर है और बहुत अच्छा है और उसकी संख्या बहुत कम है, तो वैसे पशुओं की भी संख्या को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और क्या हो सकता है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी के जो पशु हैं, उनको उनसे हम तो भ्रूण ले नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें भ्रूण डाल करके उनसे बच्चे ले सकते हैं। तो वैसे पशुओं का भी जिनका क्वालिटी थोड़ा खराब है, उन पशुओं का भी हम उपयोग में ला सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन क्या है उस पशु को जो है उप माता या पालक माता या फोस्टर मदर कहा जाता है, जिसमें हम वो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसपोर्ट ईज़ियर हो जाता है थ्रू जर्म प्लांट। जैसे आप एम्ब्रियो को स्टोर कर लिए हैं प्रॉपर्ली, तो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना ये इसको बहुत आसान होता है। अगर गाय को हम ले जाना चाहें यहाँ से दूसरे जगह पे तो थोड़ा मुश्किल होता है, या दूसरे कंट्री में हमको दूसरे देश में लेकर के जाना है या वहाँ से लाना है तो ये मुश्किल होता है। लेकिन एम्ब्रियो का ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ईज़ी होता है। एक छोटा-सा कंटेनर में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फिर ला करके वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करके उनसे बच्चे ले सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत जो है वो ईज़ी हो जाता है। देन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद द सेक्स ऑफ चॉइस मतलब कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा होता है इसमें जो आप इम्प्रूव करें, तो आप अपने चॉइस से कि आपको बछिया ही चाहिए या बछड़ा ही चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में तो गाय को दूध के लिए पालते हैं, तो कोई नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ जो है बछड़ा पैदा हो, सब चाहते हैं कि बछिया पैदा हो, उससे दूध लें। तो आज ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी हम इस तरह का भ्रूण बना सकते हैं जो सिर्फ़ बछिया ही पैदा हो। अभी जो मार्केट में सेक्स सीमेंट भी अवेलेबल है, जिससे 90 टू 95% बछिया ही पैदा हो रही है, ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ गया है। इफ़ेक्टिव डिजीज़ कंट्रोल इसके हमने बताया था कि ये जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे क्या होता है कि डिजीज़ ट्रांसमिशन और स्प्रेड की चांसेस कम होती है, तो डिजीज़ को रोकने में मदद करता है। जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एआईएसआर जो अच्छे क्वालिटी के साँड़ हैं, है ना? उनको अगर हमको टेस्ट करना है कि हाँ, इसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है, तो जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें ज़्यादा समय लगता था, जो उसमें एक से एक ही बच्चे मिलते थे, फिर उसके बच्चे का वो परफ़ॉर्मेंस देखते थे। यहाँ पे है कि एक साथ कई बच्चे मिलते हैं, तो ये शॉर्टर समय में, शॉर्टर टाइम में ये हमें बता देता है कि ये टेस्ट करके कि हाँ, ये अच्छा है या खराब है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को जो हम करते हैं और उसमें क्या-क्या स्टेप्स हैं। इसमें कई स्टेप हैं, जैसे हम तो पहले सिलेक्शन करते हैं कि कौन हमारा रिसिपिएंट होगा, कौन एनिमल हमारा या कौन पशु हमारा डोनर होगा। उसके बाद वो दोनों पशुओं जो डोनर होंगे और जो रिसिपिएंट होंगे, दोनों पशुओं का जो स्ट्रेस साइकिल है या मदर चक्र जो बोलते हैं या स्ट्रेस है, उसको सिंक्रोनाइज़ किया जाता है कि दोनों एक ही समय पे हीट पे आएँ। अगर वो अलग-अलग आएँगे तो ये प्रोग्राम फ़ेल हो सकता है। उसके बाद सुपर ओव्यूलेशन मतलब हमने ओव्यूलेशन पढ़ाया था कि ओवरी से जो है एक रिलीज होता है या ओसाइट्स रिलीज होता है। तो जो गाय है या भैंस है उसमें एक समय में एक ही ओसाइट्स रिलीज होता है। हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी अपनाते हैं जिससे एक साथ जो है कई सारे ओसाइट्स रिलीज होते हैं, तो इसी को सुपर ओव्यूलेशन बोला जाता है। उसके बाद ब्रीडिंग कराते हैं, या तो ब्रीडिंग में नेचुरल सर्विस करा लीजिए या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लीजिए, और उसके कुछ समय बाद जो है हम वहाँ से जो ब्रीडिंग कराने के बाद पहले क्या होता है कि फर्टिलाइज़ेशन होता है, फिर ज़ायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो आएगा, फिर यूट्रस में आएगा, फिर वहाँ से उस एम्ब्रियो को जितना बना है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसका ग्रेडिंग करते हैं कि हाँ, ये क्वालिटी इसका सही है या अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं रिसिपिएंट एनिमल में। अगर 10 हमें एम्ब्रियो मिले तो 10 डिफरेंट गाय में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो 1 साल में उस गाय से, डोनर गाय का जो बच्चे होंगे, वो तो रिसिपिएंट तो सिर्फ़ उस बच्चे को पालता है। इस तरह से हम हर स्टेप्स को एक-एक करके हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ डोनर काउ। किसको हम सिलेक्ट करें? तो सबसे पहले जो है ये तो जेनेटिकली सुपीरियर होना चाहिए, सबसे अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे हम दूध उत्पादन की अगर हम बात करें, एक क्वालिटी मानते हैं, तो जिस गाय में सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है,
कोई 10 लीटर देती है, कोई 5 लीटर देती है, कोई 20 लीटर देती है, कोई 50 लीटर भी देती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, किस जानवर से सबसे ज़्यादा दूध मिल रहा है, वैसे जानवर को या वैसे पशु को, वैसे गाय को आप सेलेक्ट करें। शुड हैव द नॉर्मल जेनिटल ऑर्गन्स, बहुत पहले आपको हम बता चुके हैं जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, जेनिटलिया के बारे में। तो जितने भी ऑर्गन्स हमने पढ़ाया है फीमेल रिप्रोडक्शन में, वो सभी जो है उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। शुड हैव नॉर्मल स्ट्रेस साइकिल, मतलब उनके जो स्ट्रेस साइकिल हैं रेगुलर होना चाहिए, हर 21 दिन में जो एवरेज है वो रिपीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई रेगुलर हो, कोई पशु जल्दी हिट में आ रही है, कोई बाद में हिट में आ रही है, या लेट से आ रही है, या उसके जो साइकिल हैं शॉर्ट हो गए हैं या इलोंगेटेड हो गए हैं, लॉन्गर हो गए हैं, तो वैसे पशु को सिलेक्ट नहीं करना है। जो जिनके साइकिल नॉर्मल हैं और कम से कम 2 रेगुलर स्ट्रेस साइकिल, आपको देखना पड़ेगा कि 2 साइकिल जो है कम से कम रेगुलर थे। तो अगर इसको चेक करके सेलेक्ट करते हैं तो बेहतर होगा इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 लैक्टेशन, मतलब कि कम से कम एक बार बच्चा दी हो, एक बार वो दूध दी हो, तो उससे पता चलता है कि दूध उत्पादन कितना हो रहा था। तो इतना उसको चेक करके ही सिलेक्शन करते हैं। अगर वो बच्चे दी है तो बच्चे देने के कितने देर बाद हम उसको सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कम से कम 60 दिन, बच्चे देने के 60 दिन कम से कम बीत जाने चाहिए, तभी उसको, उस गाय को हम लोग इंक्लूड करते हैं इस तरह के प्रोग्राम में। और किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज बर्थ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जैसे डिस्टोकिया हो गया, आरएफएम हो गया, आरएफएम मतलब रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, मतलब जेर को फंस जाना जिसको बोलते हैं, या कोई भी यूट्राइन पैथोलॉजी जैसे यूट्राइन इन्फेक्शंस है या कोई भी पैथोलॉजी उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल रहेगा तभी जा करके आपका ये ईटीटी का प्रोग्राम या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम सक्सेसफुल माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, किसी भी तरह का पोषण का कोई कमी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एनर्जी बैलेंस। यंगर काव ज़्यादातर अच्छा होते हैं, वो गुड डोनर्स होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि बूढ़ी गाय की जगह यंगर काव को सेलेक्ट करें। 10 साल से ऊपर की गाय है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेजर डिजीजेज जो हैं, बीमारियां हैं, उनसे फ्री होना चाहिए, कोई उस तरह का बहुत बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बीमारी है तो आपका ईटीटी का प्रोग्राम है जो अनसक्सेसफुल हो सकता है। इनफर्टाइल काव को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें जो है सक्सेस रेट कम हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ रिसिपिएंट कैसे करते हैं, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी फर्टिलिटी जो है हाई होना चाहिए, एंड बी एबल टू कैरी द काफ टू द फुल टर्म, कम से कम जो है उसमें जो वो एक बच्चे देती हैं तो वो फुल टर्म तक उसको प्रेगनेंसी को अच्छे तरह से धारण कर लें और वो एक सफल प्रसव और वो बच्चे को कर सके या करा सकें। एनी ब्रीड हो सकता है, जैसे हमने साहिवाल गाय को सेलेक्ट किया है डोनर के लिए, तो रिसिपिएंट जो है कोई भी नस्ल हो सकती है, कोई भी ब्रीड हो सकती है, साहिवाल भी हो सकती है, दूसरे नस्ल जैसे गिर कहलें वो भी हो सकती है, या थारपारकर कहलें वो भी हो सकती है, कोई भी नस्ल आप रिसिपिएंट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन डोनर में कोई एक सुपीरियर को ही सेलेक्ट किया जाता है। कम से कम अगर ये जेनेटिकली इन्फीरियर भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन डोनर में जेनेटिकली सुपीरियर को ही सिलेक्ट करते हैं, इसमें इन्फीरियर भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि इतना दूध प्रोड्यूस करना चाहिए, होना चाहिए उसके कि बच्चे को वो पाल ले दूध पिला करके। नहीं तो फिर क्या होगा, दूध ही नहीं होगा तो बच्चे को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसमें कोई बीमारियां हो सकती है, उसकी ग्रोथ रेट कम हो सकता है। 6 से 3 साल के अगर गाय को सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन 8 साल तक भी आप जा सकते हैं। हीफर्स को अगर बछिया को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम इसका जो बॉडी वेट है वो एडल्ट बॉडी वेट का 2/3 अचीव कर लिया होना चाहिए। अगर गाय को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 60 डेज पोस्टमार्टम मतलब बच्चे देने के 60 दिन के बाद ही सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सुपर ओवुलेशन या सुपर स्टिमुलेशन। ये क्या है कि जैसे हमने अभी बताया था कि एक गाय से एक ही बच्चे मिलते हैं क्योंकि उसमें फॉलिकल से एक ही ओसाइट्स का ओवुलेशन होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो इसमें हम बढ़ाते हैं, मल्टीपल ओसाइट्स का ओवुलेशन कराते हैं, इसी को सुपर ओवुलेशन बोला जाता है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट इंटेंडेड टू इंक्रीज द ओवुलेशन रेट, जो ओवुलेशन का जो रेट था, जो एक हो रहा था, अब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द फिजियोलॉजिकल एंड एंडोक्राइनल प्रोसेस, जो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसमें? एसोसिएटेड विद द ओसाइट्स मैचुरेशन, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायनिक
एंड फीटल डेवलपमेंट जो ये होता है, तो अगर हम कुछ उसमें अगर कोई ड्रग का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि उसका फिजियोलॉजी या एंडोक्राइनोलॉजी चेंज हो जाए, तो ऐसे का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि ये सारे जो प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो और साथ ही साथ जो है हमारा जो है ओव्यूलेशन रेट इंक्रीज कर जाए, इसी को सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है सुपर ओव्यूलेशन में। जैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हार्मोन है वो 2 हैं, जैसे इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो जिसको ईसीजी के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन सिंगल शॉट एक ही इंजेक्शन से लगाया जाता है इन द मिड ल्यूटियल फेज 18 से 12, जैसे साइकिल जो स्टार्ट हुआ, स्ट्रेस आज स्टार्ट हुआ तो उसके 8वें से 12वें दिन में इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद पीजीएफ-12 अल्फा यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन उससे भी बेहतर एक दूसरा हार्मोन है, दैट इज फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएस शॉर्ट में बोलते हैं। ये लेकिन इसकी ये क्या है कि यहाँ पे सिंगल यूज हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल शॉट लगाना पड़ता है और सुबह शाम करके लगाना पड़ता है 3 से 4 दिनों तक। और इसका डोज या तो समान रख सकते हैं या फिर टैपरिंग कर सकते हैं, मतलब डोज जो है धीरे-धीरे उसको घटाते चले गए। पहला दिन जो दो डोज था, दूसरा दिन उससे कम हो गया, तीसरा दिन उससे कम हो गया, चौथा दिन उससे भी कम हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट जो इनिशिएट करते हैं वो 8 से 12 दिन के बीच में ही करते हैं स्ट्रेस साइकिल के, जिसमें कॉर्पस लुटियम बना रहता है। अब ये कुछ एक प्रोटोकॉल का एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे डोनर्स और रिसिपिएंट का दोनों का साइकिल को हमको सिंक्रोनाइज करना है। तो स्ट्रेस जिस दिन स्ट्रेस का साइन हो या जिस दिन मध्य में आई उसको 0 डे कंसिडर करते हैं और 8 से 12 दिन में हमने कहा था कि ट्रीटमेंट सुपर ओव्यूलेशन ट्रीटमेंट को जो है स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे इसको हमने स्टार्ट किया 9वें दिन पे, तो अगर सिंगल शॉट लगाना है ईसीजी लगा दिए, अगर मल्टीपल शॉट लगाना तो एफएसएच आप देखिए तीसरे दिन, चौथे दिन, है ना? ये 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, है ना? इनको 3 दिन के लिए दिया गया है और 12वें दिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन जो पीजीएफ-2 अल्फा हम बता रहे थे, पीजीएफ-2 अल्फा इसका इंजेक्शन लगाते हैं। फिर 14वें दिन जो है एआई करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं और 15वें दिन भी करते हैं। उसके 6 से 7 दिन यानी 21वें दिन बाद जो है एम्ब्रियो कलेक्शन करते हैं। तो इसमें क्या है कि कई सारे एम्ब्रियो हमें वो मिल जाते हैं। ब्रीडिंग जब करेंगे तो फर्टिलाइज करेगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो 1 से अधिक एम्ब्रियो हमको मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ रिसिपिएंट जिन-जिन गायों में हमको ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से 10 हमको एम्ब्रियो मिल सकता है, तो 10 गाय को एक साथ सिंक्रोनाइज़ भी करना पड़ेगा। उसी स्टेज ऑफ साइकिल में लाना पड़ेगा, तभी जा कर के वो कंसेप्शन होगा, प्रेगनेंसी धारण हो करेगी एनिमल, अदरवाइज़ वो नहीं करेगी। तो रेसिपिएंट के लिए 0 डे स्ट्रेस का डेज मानते हैं। छठे दिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन और 11वें दिन फिर से रिपीट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन और 14वें दिन में क्या है कि ये हीट में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे भी ये 14वें दिन में हीट में थी तो इसको एआई किया गया, यहाँ पर भी ये 14वें दिन में हीट में आ जाएगी। तो यहाँ तो एआई करना नहीं, चूँकि एम्ब्रियो कलेक्ट करेंगे, 21वें दिन में एम्ब्रियो कलेक्ट करेंगे तो 21वें दिन में ही इसको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। अगर आगे पीछे करेंगे तो वो क्या है कि कंसेप्शन उसका कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो है कलेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द डोनर, कैसे कलेक्ट करते हैं? तो ये जो एम्ब्रियो का जो कलेक्शन है या तो ओविडक्ट से डायरेक्टली कर लें सर्जिकल मेथड से या फिर यूट्रस से करते हैं, तो जनरली हम लोग फ्लशिंग का यूज करते हैं। जैसे सर्जिकल मेथड जो है छोटे जानवरों में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, या नॉन सर्जिकल मेथड जो है बड़े जानवरों में जैसे गाय और भैंस में इसका यूज करते हैं। तो कलेक्शंस जो है वो कैटल में अगर करना हुआ तो 6 से 7 दिन के छठे या 7वें दिन करते हैं, लेकिन बफेलो में थोड़ा 1 दिन पहले करते हैं 5वें और छठे दिन में। क्योंकि जो ये एम्ब्रियो जो है बन करके चौथे दिन के आसपास जो है यूट्रस में आता है और वहाँ से फिर छठे से 7वें दिन में जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं। और ये जो स्टेज होता है वो मरूला का नाम आपने सुना होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्टेज आता है मरूला या ब्लास्टोसिस्ट, तो इस समय मरूला या ब्लास्टोसिस्ट या अर्ली ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो है हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। जो इसका प्रोसीजर है कलेक्ट करने का उसको थोड़े बारे में बताते हैं कि सबसे पहले जो हमने सुपर ओवुलेशन कराया, अब वहाँ से जो कैसे उसको कलेक्ट करना है, तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है उसके पूँछ में जो हेड टेल का जो हेड होता है वहाँ पे उस जो गैप बनता है जॉइंट्स में, जिसे सैक्रोकोक्सियल जॉइंट बोलते हैं या फर्स्ट कोक्सियल और सेकंड कोक्सियल के बीच में एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसी को बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सबसे पहले एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेन जब एनिमल करेगी तो उसको प्रिवेंट करना होता है।
उसके बाद वहाँ से बैक रैकिंग एक प्रोसीजर होता है, उसके वहाँ से जो रेक्टम में जो गोबर है उसको निकाला जाता है। उसके बाद वल्वल रीजन को अच्छी तरह से पानी से वॉश किया जाता है। उसके बाद एक कैथेटर होता है जिसको फॉलिज कैथेटर या रस कैथेटर या वर्लिन कैथेटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। ये टू वेज होता है। टू वेज मतलब कि एक तरफ से आप एम्ब्रियो कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा में उसमें क्या होता है कि एयर पुश करके या उसको फिल करके उसमें जो है उसको फिक्स किया जाता है। जैसे ये कैथेटर है इस तरह का, तो ये टू वेज होता है इस तरह का। तो यहाँ पे आप इस सिरिंज से एयर को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब होता है जो फिक्स करने के लिए इन्फ्लेट हो जाता है और ये फूल जाता है जो जाकर के यूट्रस में फिक्स हो जाता है जब हम इंसर्ट करते हैं उसके बाद। तो ये कोई भी कैथेटर का यूज करके पहले सर्विक्स के थ्रू जो है यूट्राइन हॉर्न तक हम ले जाते हैं और वहाँ पे फिर या इसमें 20 ml ऑफ एयर या सलाइन कुछ भी आप इसमें इन्फ्यूज करके इस बल्ब को आप फुला सकते हैं और फुलाने के बाद वो क्या है यूट्राइन हॉर्न में वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जो सिलिकॉन ट्यूब होता है 3 वेज, अभी क्या है कि हमने यहाँ पे कैथेटर बताया था। अब इस कैथेटर में ये वाई जंक्शन का जो होता है सिलिकॉन ट्यूब, एक तो इसका पोर्शन इधर जाता है, यहाँ पे ये फ्लशिंग मीडिया होता है, इसको बोतल में रखते हैं क्योंकि यहाँ से ये फ्लशिंग मीडिया अंदर जाता है और फिर अंदर से एम्ब्रियो के साथ साथ ये फ्लशिंग मीडिया यहाँ आता है जिसको एक कंटेनर में हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो फ्लूइड को यहाँ से अंदर जाने देते हैं और फिर इसको बाद यहाँ पे यूट्रस में थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं, एम्ब्रियो उसके साथ साथ ग्रेविटी से यहाँ इसमें कलेक्ट करते हैं। तो ये जो ट्यूबिंग है ये वाई शेप का बन रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है वाई जंक्शन ट्यूबिंग। ये सिलिकॉन का बना होता है, तो इसको फिक्स करके जो है यूज किया जाता है कलेक्शन के लिए। अब ये जो फ्लशिंग है, जो एम्ब्रियो कलेक्शन का जो हम लोग मीडिया डाल रहे हैं, एम्ब्रियो कलेक्शन मीडिया जो फ्लशिंग है वो कंटिन्यूअस भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्लो जा रहा है ना, और फिर वहाँ से ये ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप 30 से 50 ml, यहाँ पे क्लैंप भी लगा रहता है, जब आप इसको खोलेंगे यहाँ पे क्लैंप को क्लोज कर दीजिए, यहाँ से आप ओपन किए तो ये मीडिया जो है ये यूट्रस के अंदर जाएगा और ये 30 से 50 ml के आसपास आप अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए। थोड़ा सा इसको हाथ से स्क्वीज करना पड़ता है और ताकि जो एम्ब्रियो जो डिसलॉज हो जाए यूट्रस से और वो फ्लूइड में आ जाए और वहाँ से ग्रेविटी के थ्रू फिर इस कंटेनर में आ जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस आप कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये जो है अब फ्लशिंग में जो है ये जो हम लोग करते हैं उसमें जो है एक साथ जो मीडिया का यूज करते हैं वो एक, चूँकि हमने बताया था कि 2 यूट्राइन हॉर्न होते हैं, तो एक यूट्राइन हॉर्न को एक बार फ्लश किया जाता है, दूसरे यूट्राइन हॉर्न को दूसरे बार फ्लश किया जाता है। तो अलग-अलग फ्लश करने के लिए 500 ml की ज़रूरत पड़ती है। टोटल जो है 1 लीटर आपका फ्लशिंग मीडिया का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने मीडिया, कितने अमाउंट ऑफ मीडिया का रिक्वायरमेंट होता है फ्लशिंग के लिए, एम्ब्रियो कलेक्शन के लिए। तो इसका ध्यान देना है। जब कलेक्शन हो गया उसके बाद जो कैथेटर है उसको हम जेंटली उसको रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद फिर गाय में जो है कुछ इंजरी हुआ हो, कहीं पे कुछ डैमेज हुआ हो तो इसके लिए एंटीबायोटिक लगा देते हैं। या हो सकता है कि कुछ एक आध एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो उसमें बच गया हो, सारा का सारा कलेक्ट नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में गाय वो गाभिन भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन जिसका यूज करते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटेम को रिग्रेस कर देता है और फिर गाय गाभिन नहीं होती है। अब जब कलेक्शन हमने कर लिया एम्ब्रियो का, तो उसमें हमको ग्रेडिंग करना है, उसका चयन करना है कि कौन अच्छे क्वालिटी का है, कौन खराब क्वालिटी का है, उसका हम वर्गीकरण करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जब कलेक्शन किए तो हम एक माइक्रोस्कोप होता है, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, उसके अंदर सर्च करते हैं और सारे एम्ब्रियो को जो है कलेक्ट करके एक स्मॉलर डिश में हम, जिसमें होल्डिंग मीडिया रखा हुआ रहता है, और उसमें इसको कलेक्ट करके उसमें उसको रखते हैं और उसी में ऑब्जर्व करके उसके मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देखा जाता है। जो एम्ब्रियो मिला है उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देख करके उसका ग्रेडिंग करते हैं। और ये जो गाइडलाइंस बना हुआ है, इंटरनेशनल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सोसाइटी जो बना हुआ है, उसने उन्हें कुछ गाइडलाइंस दिया है। उस गाइडलाइंस के आधार पर ही भ्रूण का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें हमें जब कलेक्ट करते हैं तो कई स्टेज में, जैसे मरूला हो गया, कॉम्पैक्ट मरूला हो गया, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट, ये कई तरह के जो हैं आपको भ्रूण मिलेंगे, कई स्टेजेज में मिलेंगे, लेकिन उसमें से जो उसमें सबसे अच्छे क्वालिटी का है उसको हम लोग ट्रांसफ़र के लिए यूज करते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये कैसे करते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देख करके, दो जो सबसे उत्तम क्वालिटी का, जो एक्सीलेंट क्वालिटी का जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है
उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं, उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई रूपात्मक है उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होगी। सिमेट्रिकल एम्ब्रियो होगा विथ डिस्टिंक्ट आउटलाइन, अनइवनली ग्रेनुलेटेड, उसमें जो ग्रेनुलेशन जो होता है, पिगमेंटेशन जो होता है वो इवनली होगा। नो ब्लास्टोमियर्स, जैसे अगर ये एम्ब्रियो है तो इसमें सेल्स होते हैं, कई सेल्स, अब किस स्टेज में है वो डिपेंड करेगा कि कितना सेल्स होंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं इसी को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ये सोझे से होते हैं, तो उसमें जो है कई बार क्या होता है कि एक्सट्रूड करके बाहर आ जाता है, तो नो एक्सट्रूजन, इसमें किसी तरह का एक्सट्रूजन नहीं होगा, कोई वैक्यूल्स जो है नहीं बनता है और कोई ग्रोथ में रिटार्डेशन नहीं होगा। मतलब हर स्टेज का एक बना हुआ है कि कितना स्टेज में कितना ग्रोथ होना चाहिए, तो इसमें रिटार्डेशन नहीं होता है। उसके बाद आता है गुड क्वालिटी का। गुड क्वालिटी में क्या होता है कि समवॉट थोड़ा बहुत एसिमेट्री रहेगा, जैसे इसमें एक्सीलेंट में सिमेट्रिकल था, इसमें थोड़ा बहुत एसिमेट्री रहेगा, बट आउटलाइन डिस्टिंक्ट रहेगा, इवनली ग्रेनुलेटेड होगा। कुछ सेल्स जो हैं एक्सट्रूडेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वैक्यूल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और लेकिन ग्रोथ में कोई रिटार्डेशन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं गुड क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो। फेयर क्वालिटी का है, उसमें इंटेक्ट एम्ब्रियो तो होगा लेकिन आउटलाइन उसका हेजी होगा, एक्सट्रूजन और डिजेनरेशन ऑफ द ब्लास्टोमियर होगा, कई सारे सेल्स उसमें एक्सट्रूडेड मिलेंगे या डिजेनरेटेड मिलेंगे जिसमें डेथ हो गया रहता है। वैक्यूल्स भी मिलते हैं, लेकिन इस तरह के जो एम्ब्रियो होते हैं उनको हम तुरंत कलेक्ट करके तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सफलता कई बार मिल जाती है। और नहीं तो उसके पोटेंसी को चेक करने के लिए एक ओवरनाइट के लिए कल्चर करते हैं कि हाँ वो वायबल है या नहीं है, अगर वायबल है तो ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। पुअर क्वालिटी में अनइवन ग्रेनुलेशन होता है, हेजी आउटलाइन होगा, ब्लास्टोमियर एक्सट्रूजन ज़्यादा होता है एंड अबनॉर्मल शेप का मिलेगा, तो इस तरह के एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर देते हैं। डिजेनरेटेड जो होता है इसमें डेवलपमेंट स्टेज का पता ही नहीं चलता है, ये मर गया होता है, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा कुछ अनफर्टिलाइज्ड ओवा, इम्पिटी जोना वगैरह भी मिलता है, ये सब को हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो, अब स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है दोनों का सिंक्रोनी हम लोग डिसाइड देखते हैं कि चेक करते हैं कि वो है कि नहीं है, जैसे हमने बता रहे थे कि उसी स्टेज में होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम जो है आपका ±24 आवर मनिस्टेबल है कि 24 आवर्स का अगर अंतराल है तो आपका चल जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगा। मतलब जिस दिन अगर हिट में थी डोनर काउ, तो उससे एक दिन पहले या उसी दिन या एक दिन बाद अगर रिसिपिएंट काउ अगर हिट में आई है तब तो आप कंसेप्शन हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका एश्योर करना है, फिर एम्ब्रियो को कम से कम 10 टाइम्स एज पर द गाइडलाइंस उसको वॉश करना है। फिर एम्ब्रियो को एक स्ट्रॉ आता है उसमें इसको लोड करते हैं, और लोड करने के बाद क्या है कि जो पेरिनियल रीजन है जिसको हम लोग ट्रांसफर करने जा रहे हैं रिसिपिएंट को, उसको वॉश करते हैं, और ईटी गन जो है वो सर्विक्स के थ्रू पास करते हैं, मिड हॉर्न में, मिड यूट्राइन हॉर्न में पास करते हैं या इंटीरियर 1/3 तक ले जाते हैं। इप्सी लैटरल टू द ओवरी कंटेनिंग द सीएल, सीएल मतलब कि जिस साइड जैसे ये 2 यूट्राइन हॉर्न है और इधर भी ओवरी है इधर भी ओवरी है, तो अगर इधर से ओवुलेशन हुआ है तो इसी साइड एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे, अगर इधर से ओवुलेशन हुआ है तो इधर से, मतलब जिस साइड ओवुलेशन हुआ है, जिस साइड सीएल बना है उस साइड अगर आप भ्रूण का प्रत्यारोपण करते हैं तो इसी को बोलते हैं इप्सी लैटरल हॉर्न में भ्रूण प्रत्यारोपण करना। अगर दूसरे हॉर्न में कर देंगे तो कॉन्ट्रालैटरल हो जाएगा, वहां पे कंसेप्शन के चांसेस कम मिलेंगे। उसके बाद जो है आप जेंटली उसको आप रिमूव कर लीजिए। आपको कम से कम जो कई लिटरेचर्स आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो 50 से 60% तक इसका जो कंसेप्शन रेट मिलता है, लेकिन जो अभी हमने क्वालिटी या ग्रेडिंग जो हमने बताया था उसमें एक्सीलेंट और गुड क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो को ही ट्रांसफ़र किया जाता है, बाकी सभी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से इस व्याख्यान में हम लोग देखें कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक जो है पशुपालन में या पशुपालन के में जो है आनुवंशिक प्रगति और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है, एक साधन है जो रिप्रोडक्शन में असिस्ट करता है, ये सहायता प्रदान करता है। ये कुछ रेफरेंसेस है बुक का जिसको आप रेफर कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।